स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, गीत नया गाता। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, आए जिसकी हिम्मत हो। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे बर्दाश्त करता जगत में। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता। एक शख्स जो बना शख्सियत, एक राष्ट्रवादी कवि, एक पत्रकार, एक समाज सुधारक, एक राजनेता और भारत का एक रत्न। वो उस पथ पर चला जहां कल्पनाओं को यथार्थ में बदलने वाली रोशनी से राजनीति की चार दीवारी में कैद तिमिर के बीच रखा गया बिन तेल और बाती का दिया भी टिमटिमाने लगता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। निचुड़े हुए कपड़े को फैलाकर उसकी सिलवटें गिनना उसे आता है। हताश मन की कोप उस शख्सियत में उत्साह का संचार करती है। उस हताश मन को कागज पर निराशा की स्याही से शब्दों को गढ़ना आता है। मन में बसे अंधकार को हराकर नई ऊर्जा से कल्पना की उड़ान भरना आता है। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। एक लड़ाई हारकर भी जीत पर इठलाने वालों से प्रेम करना उसे आता है। करोड़ों के बीच जीतकर विनम्रता से सिर झुकाना उसे आता है। शत्रुता पालने वालों को मित्र बनाना उसे आता है। कल्पनाओं के अथाह सागर की गहराई में सिमट जाना उसे नजर आता है। हाँ, वो अटल है, उसे हर गीत नया नजर आता है। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। किसी व्यक्ति को जब लोकप्रियता मिलती है तो उसे
आलोचनाओं का भी स्वागत करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की लोकप्रियता और आलोचना के लिए एक आम शख्स को शख्सियत तक का सफर तय करना पड़ता है। इस लोकप्रियता और आलोचना के लिए प्रतिभा को मापने वाला मापदंड कारगर नहीं होता, बल्कि हृदय की कोमलता, सहजता और व्यवहार दूसरों के हृदय में जगह बनाती है। तब लोकप्रियता का जन्म होता है, और जब लोकप्रियता का जन्म होता है तो आलोचना उस लोकप्रियता नामक नवजात को वस्त्र के रूप में एक विचारधारा उसे पहनाती है। लेकिन आलोचनाओं के बीच हृदय में पल्लवित होने वाली लोकप्रियता कभी कम नहीं होती। और कुछ ऐसा ही हुआ अटल बिहारी वाजपेयी यानी सबके बीच लोकप्रिय अटल जी के साथ। कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे सृष्टि पर आते हैं कि ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इनको ढालने के बाद सांच ही तोड़ दिया, कि वैसा व्यक्ति दोबारा आ ही नहीं सकता सृष्टि में। अटल जी भी इसी परंपरा के ऐसे व्यक्तित्व थे कि मुझे ऐसा लगता है कि एक अटल का दोबारा जन्म लेना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा ही है। हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक अटल जी, हाँ अटल जी, सबके लिए अटल जी ही रहे। उनकी विनम्रता ने उन्हें सबका इतना करीबी बना दिया कि उनके नाम का अल्प भाग भी उनके व्यक्तित्व के कद को दोगुना करता रहा। लेकिन उसके साथ जुड़ा सम्मान सूचक शब्द जी उनके कद और आभामंडल को हमेशा शोभित करते रहा। फिर वो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हो, मित्र हो, घनिष्ठ संबंधी हो, पत्रकार जगत हो या फिर जनसामान्य, अटल बिहारी वाजपेयी सर्वस्वीकार्य अटल जी ही रहे। देखिए, वो ऐसे व्यक्तित्व थे राजनीति में कि सर्व स्वीकार्य थे, सबको स्वीकार रहते थे हमेशा। यदि इंदिरा गांधी का शासनकाल हो, चाहे आपातकाल की स्थितियां हो, उन स्थितियों के बाद में भी जब निकल कर आए तो खुद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी तारीफ करती थी, उनकी प्रशंसा करती थी। उनके भाषण को लोग देखने को सुनने को तरसते थे। ऐसे वक्ता मिलना बहुत मुश्किल है। उनके व्यक्तित्व बहुत सारे पहलू जिसमें प्रभावित हूं, चाहे उनकी धर्म निरपेक्षता का एक जो भाव था, वे हर समाज में उतने ही स्वीकार्य थे जितने हिंदू समाज में। अटल बिहारी वाजपेयी का अटल जी बनने का सफर 1957 से शुरू हुआ। 22 जून भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में मृत्यु के बाद अटल जी ही भारतीय जनसंघ का काम प्रमुख रूप से देखने लगे थे। राजनीतिक रंग उन पर सूरज की किरणों को ढकने वाले बादलों की तरह चढ़ चुका था और दूसरा आम चुनाव आ गया। अटल जी रियासती दबदबे वाली सीट बलरामपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे और फिर अटल बिहारी वाजपेयी अटल जी बन गए। एक राष्ट्रवादी कल्पना को साकार करने के लिए वो कवि मन उस पथ पर संघर्ष करने निकल पड़ा था और वो संघर्ष की तेज धारणा वाली मूर्ति अपना कारवां बनाती चली गई। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा बच्चा देश के लिए कल्पनाओं से भरी भावनाओं के रेशेदार ऊनी थैले में लिपटी विचारधारा की रियासत बनाता चला गया। हाँ, वो उस समय युवा था, लेकिन कभी बच्चा था, राष्ट्रवादी कल्पनाओं में जीने वाला बच्चा। और हम कितने सपने देखते हैं और छोड़ते हैं और उनकी किस्तियों को भी छोड़ देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यानी सबके बीच लोकप्रिय अटल जी। अंतर को चीर यथा पलकों पर ठिठकी। ग्वालियर में उनका जन्म उस दिन हुआ जब चर्च में कैरोल गाया जा रहा था और ग्वालियर की छावनी में गोले दागे जा रहे थे। ये दिन था 25 दिसंबर और सन था 1924। शिंके का वाड़ा मोहल्ले में जन्म लेने वाला ये बच्चा कितना बड़ा भाग्य लेकर पैदा हुआ, ये उस वक्त किसी को नहीं मालूम था। सबके लिए ये जन्म उनके परिवार में जन्मे पहले 6 बच्चों की तरह ही था। अटल जी के पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक थे और उनकी माता कृष्णा देवी एक घरेलू महिला। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में उनसे बड़े 3 भाई और 3 बहनें भी थीं।
लेकिन पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी की अंतर्मुखी स्वभाव वाली प्रतिभा संपन्न 7वीं संतान का इस देश में इतना ऊंचा कद होगा, ये सोच से भी परे था। राजनीतिक जीवन उनका एक सामान्य राजनेताओं से एकदम अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि शब्द की कीमत, शब्द का स्थान, समय, ये अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर कोई व्यक्ति जानता ही नहीं था। और वो सारी बात समय के अनुसार कहते थे, चाहे वह उनकी खुद की विचारधारा के अनुकूल विपरीत क्यों ना हो। लेकिन ऐसा समय, चाहे इंदिरा गांधी को दुर्गा कहने का मामला रहा हो, युद्ध का समय रहा हो, जनता की डिमांड वो समझते थे और उस डिमांड के अनुसार बात करते थे। यही उनके शिखर तक पहुंचने का एक राज भी है। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते। अटल जी पर बचपन से उनके पिता का प्रभाव सूरज की सुखद लालिमा के मानिंद पड़ता रहा। पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी का काव्य प्रेम अटल जी के अबोध को मलमल पर फूलों की मखमली पंखुड़ियों की तरह तिन-तिन छूता रहा। सच्चाई ये है कि केवल और पिता के तबादलों के साथ उनके मन में मिट्टी की अलहदा खुशबू सिमटकर हवा में फैलती गई। पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा बड़नगर के गोरखी विद्यालय में शुरू हुई। पिता भी बड़नगर में ही प्रधान अध्यापक के पद पर काम करते रहे। अटल जी ने यहाँ कक्षा 8वीं तक शिक्षा पूरी की। कहने को बड़नगर का गोरखी विद्यालय अटल जी की आरंभिक शिक्षा का केंद्र रहा। लेकिन सच ये भी है कि इसी विद्यालय में अटल जी का वक्ता रूप भी निखरा। बाल वक्ता के रूप में उन्हें पहचान मिली। स्कूल में ही कक्षा 5 की पढ़ाई के दौरान उन्होंने पहली बार भाषण दिया। लेकिन बड़नगर में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण अटल जी को ग्वालियर लौटना पड़ा, जहां अटल जी का नामांकन विक्टोरिया कॉलेजियर स्कूल में हुआ। इस प्रतिभावान बच्चे ने 9वीं कक्षा से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई इसी स्कूल में पूरी की और उस निखरे हुए वक्ता रूप को इसी स्कूल में दिशा मिली। अटल जी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे और उन्होंने भौतिक जीत का स्वाद चखा। लेकिन इस प्रतिभा की मंजिल थी जनमानस के हृदय में स्थान। और फिर महात्मा रामचंद्र वीर की अमर कृति विजय पताका ने अटल जी के जीवन की दिशा बदल दी। उनका एक संस्मरण मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो बोलते क्या हैं और उसका असर क्या होता है और कितने अर्थ निकलते हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, वहाँ उन्होंने एक भाषण दिया। भाषण विवादित हुआ। पूरे देश में आरएसएस और बीजेपी के ही कार्यकर्ता उनके खिलाफ मुखर होकर आंदोलन छिड़े हुए थे। तमाम सारे स्टेटमेंट आ रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी चुप्पी साधे हुए थे। 4 दिन बाद वो ग्वालियर आए तो उन्होंने कहा, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने जिन्ना की मजार पर जो बात कही है उसे उन्हीं संदर्भों में देखा जाना चाहिए जिन संदर्भों में उन्होंने कही है। अब इसका अर्थ आप लगाते रहो, क्या अर्थ है। ना उन्होंने उसका समर्थन किया ना उसका विरोध किया। उन संदर्भों में ही उसको देखा जाना चाहिए जिन संदर्भों में उन्होंने बात कही है। अटल जी के जीवन में सिद्धांत और दूसरों के प्रति विनम्रता साथ साथ पनपते रहे और उनके जीवन में वो वक्त भी आ गया जब तरुणाई अंगड़ाई लेकर युवा अवस्था के सुषुप्त मन में यौवन काल की कलियां खिलाए। लेकिन उस शख्स का शख्सियत बनने का सफर शुरू होने जा रहा था। इंटरमीडिएट करने के बाद अटल जी ने विक्टोरिया कॉलेज में स्नातक की शिक्षा के लिए प्रवेश किया और पढ़ाई के लिए उन्होंने 3 विषय भाषा पर आधारित किए, जो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी थे। एक कवि हृदय को भाषाओं का आकर्षण बल अपनी तरफ खींचता गया। लेकिन इस कवि मन में श्रृंगार का पुट नाम मात्र भी नहीं था। बस था तो राष्ट्रवाद का औज। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हम लौटे अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे हम मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र
पंथ समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। अटल जी के मन और हृदय में राष्ट्रवादी विचारों का ठोस गारा इस तरह भरा हुआ था कि उनके जीवन में श्रृंगार के द्रव्य को नाम मात्र के लिए भी स्थान न मिला। सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। बस कुछ मिला तो उस ठोस सूखे हुए गारे पर देश के लिए कुछ करने की भावना से सुशोभित राजनीति का चढ़ाने के लिए रंग। कॉलेज जीवन में अटल जी पहली बार राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े, छात्र संगठन का हिस्सा बने और फिर 1943 में कॉलेज यूनियन के सचिव और 1944 में उपाध्यक्ष पद पर काम किया। ये वो समय था जब अटल जी के जीवन में नारायण राव तरटे प्रभाव पुरुष के रूप में स्थापित हुए। उस वक्त तरटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता थे। उनके प्रभाव में ग्वालियर में रहते हुए अटल जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा प्रभारी के रूप में अपने दायित्व निभाए और इसी काल में उन्होंने राष्ट्रवादी कविताओं की रचना शुरू की। कॉलेज में होने वाले अखिल भारतीय स्तर के कवि सम्मेलनों से उन्हें कविता की गहराई समझने में मदद मिली और अटल जी स्नातक की उपाधि के साथ ग्वालियर के कॉलेज में राष्ट्रवादी कवि की छवि लेकर जीवन में कुछ और हासिल करने आगे निकल पड़े। के साथ विस्तार भी हो जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले, भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना। अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। साहित्य क्षेत्र में तो आप देखिएगा, अगर वो राजनीति में नहीं आते, उन्होंने कई बार लिखा है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ये अभिशाप था राजनीति में आना, और वो राजनीति में नहीं आए होते तो आज देश के महानतम साहित्यकारों में, कवियों में उनकी गिनती होती। हालांकि वैसे भी बड़ा नाम तो है ही उनका कवियों में, लेकिन और बहुत बड़ा नाम होता उनका। तो निश्चित रूप से वो मूलतः तो साहित्यकार, पत्रकार वही हैं, और राजनीति तो उनका सेकेंडरी विषय था, वो उनको आना पड़ा मजबूरी में। राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत अटल जी राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की शिक्षा लेने कानपुर पहुंच गए। उन्होंने वहां एमए और एलएलबी में एक साथ प्रवेश लिया। क्योंकि अटल जी ने स्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, इसलिए उन्हें वजीफा भी मिलता रहा और कानपुर के डीएवी कॉलेज से अटल जी ने स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्रथम श्रेणी में ही प्राप्त की। अटल जी के पिता शिक्षक थे, इसलिए उन्हें जीवन में शिक्षा का महत्व हमेशा मालूम था। वे राष्ट्रवादी सोच के साथ पढ़ाई को अपने जीवन का ध्येय बना चुके थे। इसी वजह से पीएचडी करने लखनऊ चले गए। अटल जी पांचजन्य, क्राइसिस टाइम्स, स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे अखबारों में संपादक बने। है कोई हिम्मत वाला? हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़े हुए झूठे शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीट ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। ये वो दौर था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कई प्रकार के राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे।
ऐसे में आरएसएस ने भारतीय जनसंघ का गठन किया, जो राजनीतिक विचारधारा वाला दल था। यानी भारतीय जनसंघ का जन्म संघ परिवार की राजनीतिक संस्था के रूप में ही हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। एक राष्ट्रवादी हृदय इस विचारधारा से इस तरह प्रभावित हुआ जैसे शरीर रूपी घर में रहने वाला बच्चा सूर्य की किरणों में चमकते हुए घर के बाहर का संसार देखता हो। अटल जी उस दौर में इस संस्था के संगठनात्मक ढांचे से जुड़ गए। इस वक्त वे अध्यक्ष के निजी सचिव के रूप में दल का कार्य देख रहे थे और वो वक्त भी करीब था जब 1952 में आम चुनाव होने थे। भारतीय जनसंघ ने चुनाव चिन्ह दीपक के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन राष्ट्रवाद का प्रकाश फैलाने की भावना से टिमटिमाते दीपक को कोई विशेष कामयाबी नहीं मिली। फिर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रहित के काम करते रहे। अटल जी के साथ मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में जागरूकता अभियान छेड़ दिया, लेकिन सांप्रदायिकता गतिविधि की शाही से जागरूकता की लो बुझा दी गई और मुखर्जी को जेल में बंद कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। और फिर एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व उभरा जिसने जनसंघ का काम अपने कंधे पर ले लिया। ये शख्सियत थी अटल जी। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी, एक ला चलो रे। अटल जी 1957 में दूसरी लोकसभा में चुनकर पहुंचे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनका दायरा सिर्फ बलरामपुर लोकसभा सीट तक ही सीमित नहीं रहा। वो राष्ट्रवाद के उपासक थे और इस उपासना का फल उन्हें उस सम्मान से मिला जिसमें व्यक्तिगत रूप से वे सदन के सदस्यों के अलावा जनमानस में अपनी लोकप्रिय छवि को देखने लगे। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अटल जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व का अक्स सदन के हर सदस्य पर गहरी छाप छोड़ने लगा। उस राष्ट्रवादी शख्सियत के विचार मन में घर करने लगे। उनकी वाणी का औज सदन में ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे घने सूने वन में पक्षियों के कलरव से उत्पन्न प्रकृति का मौन संगीत। सदन से सदस्यों की विचार मुद्रा तोड़े नहीं टूटती और ऐसा वातावरण बना अटल जी के कश्मीर के मुद्दे पर प्रकट किए गए प्रभावशाली विचारों से। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अपने पहले कार्यकाल में ही अटल जी ने देश के जनमानस में अपनी अलग पहचान बना ली और सदन उनके बिना सूना लगने लगा। 1962 के आम चुनाव में अटल जी दोबारा बलरामपुर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार बलरामपुर की आवाम ने उनकी राष्ट्रवादी सोच का बलिदान मांगा। पर वो राष्ट्रवादी विचारधारा तो गंगा की धारा जितनी पवित्र थी, उसका वेग कहाँ रुकता। अटल जी करीब 1000 वोटों से हार गए, लेकिन एक राष्ट्रवादी सोच ने जनसंघ की प्रगति का पथ प्रशस्त कर दिया। 1962 के चुनाव में जनसंघ के 14 सांसद सदन में पहुंचे और इन्हीं सांसदों को संख्या के आधार पर राज्यसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार मिला। तब अटल जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्यसभा भेजे गए, लेकिन ये अटल जी के प्रभावी व्यक्तित्व का ही असर था जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें पहली दीर्घा में बैठने का आग्रह किया। इस कार्यकाल के दौरान
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। लेकिन अटल जी ने जिस भाषा शैली में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उसे राज्यसभा के पटल पर सुरक्षित रखा गया। टूटे हुए तारों से टूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। आदमी की सिसकी हम सुनते हैं, अपनी सिसकी सुनते हैं, मगर अगर सपना टूट जाए उसकी सिसकी कौन सुनेगा। और हम कितने सपने देखते हैं और तोड़ते हैं और उनकी सिसकियों को भी छोड़ देते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। आंसू गिरेगा नहीं, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया है। अटल जी को उस वक्त बलरामपुर की जनता ने नकार जरूर दिया था, लेकिन उस राष्ट्रवादी की मूर्ति का आभा मंडल प्रकाश पुंज बनकर देश में राष्ट्र निर्माण की भावना का संचार करता गया। सूर्य की उन किरणों की तरह जिनका इस धरा पर पड़ना निश्चित था, जिसकी रोशनी से पूरा संसार प्रकाशमान होना ही था। राज्यसभा में उनके भाषण और उनके विचारों ने सदस्यों पर बेहद गहरा प्रभाव डाला और जनमानस के हृदय पटल पर एक नेतृत्व क्षमता का तीखा तेज ऊष्मा बढ़ाने लगा। 1967 में चौथे आम चुनाव आ चुके थे और बलरामपुर लोकसभा सीट की जनता अटल जी को बुला रही थी। अटल जी ने राष्ट्रवाद और भारत निर्माण के लिए बलरामपुर की जनता की आवाज सुनी। वे चुनाव लड़े और कांग्रेस के प्रत्याशी को करीब 32,000 वोटों से पराजित भी किया। अपने कार्यकाल में अटल जी ने यह भी साबित कर दिया कि वो धर्मनिरपेक्षता के अनूठे पुजारी हैं। वे धर्म और राजनीति का मिश्रण न करना चाहते हैं और न ही होने देना चाहते हैं। इस कार्यकाल के दौरान अटल जी ने काहिरा में हुए इस्लामी सम्मेलन के बारे में अपने क्रांतिकारी विचार प्रकट किए। बकौल अटल जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजहबी कट्टरता का पोषण नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे सम्मेलन विश्व बंधुत्व की भावना की बुनियाद पर होने चाहिए। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, सुश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। अटल जी के राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के सिर पर सजे साफे में धर्मनिरपेक्षता का कोहिनूर चढ़ा जा चुका था। संसार के लिए उदार और राष्ट्र के लिए कट्टरता को संजोने वाले उस कवि हृदय में उस वक्त बड़ी उथल पुथल थी। अटल जी ने मजहबी आधार पर गुट बनाने की प्रवृत्ति को खतरनाक बताया। भारत सरकार को भी आगाह किया। धारा 370 के तहत कश्मीर को मिले विशिष्ट दर्जे का भी उन्होंने विरोध किया। कश्मीर के प्रति उनका आकर्षण और प्रेम छिपाए नहीं छिपता। उनकी दूरदृष्टि संपन्न विचारधारा ने सरकार से कश्मीर में रोजगार के साधन और शिक्षा उपलब्ध कराने की वकालत की। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, सुश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। सचमुच एक राष्ट्रवादी कट्टर हृदय और एक कोमल कवि हृदय का अनूठा मेल अगर कहीं है तो वो अटल जी हैं। विदेशी राजनीति में अटल जी ने इसका प्रमाण भी दिया।
अमेरिका का वियतनाम पर हमला भले ही सबके लिए मौन रहने में भलाई समझने वाला हो, लेकिन ये राष्ट्रवादी कट्टर हृदय और एक कवि हृदय की सर्वसम्मत सहमति ही थी जो अटल जी ने कड़े शब्दों में हमले की निंदा की। वियतनाम को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की खामोशी पर भी अटल जी का मन तिलमिला उठा। उन्होंने एक युद्ध का परिणाम अपनी विचारशीलता से घोषित कर दिया। हाँ, वो अटल जी ही थे जिन्होंने कहा था कि वियतनाम की जनता अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रही है और अमेरिका उसे युद्ध में तबाह करके अपना उपनिवेश बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी फौज को वहां से जाना ही होगा। और अटल जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उस युद्ध में अमेरिका को पराजय का सामना करना पड़ा और वियतनाम युद्ध अमेरिका के लिए दाग बनकर रह गया। हाँ, वो अटल जी ही थे। सच कितने उदार और ठोस विचारों की थे। गिरे गोरखन दासता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर निराशा निशाने जो डेरा जमाया। ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोरतम में पराजय के गम में विजय की विभाले अंधेरे गगन में उषा के वसंत दुश्मनों के नयन में चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा गगन में। भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला। नया एक इतिहास क्या रचन डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी। पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समिध व ननल के पदों पर चढ़ी थी। मगर जौहरों में घिरे कोहरों में धुएं के घनों में पल के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा गगन में लहरता है भगवा। अटल जी एक सूर्य की तरह भारत निर्माण में राष्ट्रवाद का प्रकाश देश भर में फैलाने लगे। चुनाव दर चुनाव अटल जी की मांग क्षेत्रवार नेतृत्व के लिए होने लगी थी। अब अटल बिहारी वाजपेयी पूरी तरह से अटल जी बन चुके थे और 5वां लोकसभा चुनाव भी दस्तक देने वाला था। इस बार अटल जी अपनी जन्मभूमि का ऋण चुकाने ग्वालियर पहुंचे और 1972 का लोकसभा चुनाव वहीं से लड़ा। अटल जी बलरामपुर की सेवा का त्याग कर चुके थे। वो राष्ट्रवाद का पुजारी अब देश सेवा के लिए अपनी जन्मभूमि का मान बढ़ाने आगे बढ़ चुका था। लेकिन इस कार्यकाल में देश के लिए एक काला अध्याय लिखा था। अटल जी के व्यक्तित्व की सरलता को कठोरता का क्रूर प्रहार सहना था। शायद दुर्भाग्य से ये इस देश के भाग्य में लिखा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जून 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। अटल जी को विपक्ष के कई नेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया, लेकिन उस क्रूरता के विरुद्ध अकुलाहट ने उस राष्ट्रवादी कवि हृदय को मजबूती दी। उन्होंने जेल में रहते हुए समयानुकूल काव्य रचना की और आपातकाल के यथार्थ को व्यंग्य के जरिए प्रकट किया। कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की और निरंतर केशव के या जीवन तप की यह पवित्रतम धारा। सात सहस ही नहीं करेगा इससे भारत सारा। यह नवगंगा तोड़ चली है बाधाओं की कारा। एक जन्म क्या यहाँ पूर्ण पशुबल ने सिर दे मारा। भू पर नहीं कोटि हृदयों में इसकी धार प्रबल है। इसे बांध रखने का पापी यत्न हुआ निष्फल है। तोड़ हिमालय चीर जटाए चली सिंधु की ओर। नगर ग्राम पुर डगर डुबाती इसका ओर न छोड़। किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी। यह जीवन का ज्वार चली उफनाती प्रखर जवानी। युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा। एक निमिष की बात नहीं है जिन संघर्ष हमारा। इमरजेंसी के दौरान जेल में रहते हुए अटल जी की तबीयत नासाज हुई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 18 महीने बाद जब आपातकाल खत्म हुआ तो 6ठी लोकसभा के गठन के लिए चुनावों की घोषणा हुई। लेकिन आपातकाल के दौरान पूरा विपक्ष जेल में संगठित हो चुका था और देश राजनीति की एक नई सुबह का सूरज देखने के लिए मिचमिचाती हुई आंखों को बंद मुट्ठियों से मसलने लगा।
चुनाव भी हुए और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। संगठित विपक्ष ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया। जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल जी विदेश मंत्री। हाँ, अब एक राष्ट्रवादी मन की सीमाएं 7 समंदर को लांघ चुकी थी, लेकिन मन हमेशा अपने देश के प्रति वफादारी निभाते रहा। कई देशों की यात्राओं में उन्होंने भारत का पक्ष रखा, पाकिस्तान की भी यात्रा की और तत्कालीन फौजी शासक जियाउल हक से बातचीत के दौरान फरक्का गंगा जल बंटवारे का मसौदा तय किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा और बांग्लादेश के साथ भी गंगा जल बंटवारे पर समझौता भी हुआ। गीत नहीं गाता हूँ बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता। गीत नहीं लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे का शहर, अपनों के मेले में लूट नहीं था। गीत नहीं गाता। अटल जी जितने उदार और सहज थे उतने ही कठोर भी, लेकिन ये कठोरता उनकी दूरदृष्टि की परिचायक थी। जिन विषयों पर विश्व खुले तौर पर बोलने से हिचकिचाता रहा, अटल जी ने उस विषय को उतनी ही प्रभावशीलता के साथ उदारवादी स्पष्ट मन से पेश किया। ये वो दौर था जब बाहरी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था और अटल जी विदेश मंत्री। उन्होंने भारतीय अणु शक्ति के संबंध में खुले तौर पर नीति स्पष्ट की और अणु ऊर्जा को भारत की सबसे बड़ी जरूरत बताया। नेपाल के विदेश मंत्री के साथ व्यापार और परागमन की नई नीति के संबंध में भी चर्चा की। और 4 अक्टूबर 1977 का वो दिन तो शायद भारतीय जनमानस की स्मृति पटल से कभी धूमिल ना हो, जब अटल जी ने हिंदी का गौरव बढ़ाया। हाँ, वो अटल जी ही थे जिन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया। महोदया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुझे आप सभी का अभिनंदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है, जिसका रूप धारण कर खेलती खिलखिलाती नदी अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा पटा शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है। हर भार को स्वयं ही होता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी दुखाई कभी मत। ये उस दौर की बात है जब देश के इतिहास की किताब में एक वर्क पर काली स्याही उड़ेल दी गई थी। उस पन्ने पर ना कुछ लिखा जा सकता था और ना ही
पढ़ने के लिए कोई शब्द थे, बस महसूस करने के लिए काली शाही के धब्बे नुमा वो अक्षर थे जिन्हें जनता पार्टी जैसे गिलाफ के पतन के बाद निकली रुई ने सोख लिया। यूं मानो कि धुने हुए कपास को अपने अंदर समेटे उम्मीद की चमक से दमकने वाले गिलाफ के खोल ने लोगों की आंखें चौंधिया दी। 1980 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आ गई और फिर अटल जी 1996 तक विपक्ष में ही रहे। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा, मेरा आचरण देखा। 1980 में भारतीय जनसंघ अपना कलेवर बदल चुका था। भारतीय जनता पार्टी का गठन हो चुका था। उम्मीद की रोशनी से चमकने वाले सूरज की किरणों में खिला कमल का फूल इस पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया गया। अटल जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बने, पर शायद काल के कपाल पर उस दौर में उस शख्सियत के लिए भगवान राम की तरह सियासी वनवास लिखा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे और सहानुभूति की लहर कांग्रेस के साथ थी। लिहाजा विपक्ष के कई दिग्गजों को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। अटल जी भी ग्वालियर की अपनी सीट नहीं बचा सके, लेकिन 1986 में अटल जी राज्यसभा के लिए चुने गए। जब सियासी ऊंट ने करवट बदली थी, समय भी पलटने लगा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस को सत्ता से बाहर धकेलने के निमित्त बन गए। सियासी उतार चढ़ाव का दौर जारी था, लेकिन वो राष्ट्रवादी भारत नवनिर्माण का संकल्प लिए अपनी जगह अटल रहा। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए बार बार चुनावों से जनता को बचाने के लिए अटल जी हमेशा हर समझौते के लिए तैयार थे, और यही वजह भी रही कि राष्ट्रीय मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया। लेकिन 13 मार्च 1991 को लोकसभा भंग हो गई और नए सिरे से चुनाव हुए। शायद ये मुकद्दर ने ही इस देश की किस्मत में लिखा था जो कांग्रेस को सहानुभूति मिलती गई। इस काल में चुनाव प्रक्रिया 2 चरणों में हुई थी और चुनाव के पहले चरण के बाद तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो गई। दूसरे चरण में कांग्रेस को सहानुभूति का फायदा मिला। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। लेकिन शुरू हो चुकी थी रणनीति 1996 की, और ये अटल जी की दूरदृष्टि ही थी जो 1996 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। संसदीय दल के नेता के रूप में अटल जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 21 मई 1996 को प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन 31 मई 1996 को बीजेपी को बहुमत सिद्ध करना था और विपक्ष ताश के बिखरे हुए पत्तों की तरह असंगठित था। अटल जी सिर्फ 13 दिनों तक ही प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने अपनी अल्पमत सरकार का त्यागपत्र राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को सौंप दिया। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। ये वो दौर था जब राजनीति की धुरी अटल जी थे। अब सियासत में जो भी हो रहा था वो किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अटल जी के ही समर्थन और उन्हीं के विरोध में। इस दौर में अटल जी जैसे ऊंचे कद वाला नेता भारतीय राजनीति की जमीन पर दिखाई भी नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से एक बार फिर दूर रही और सरकार गिराने के लिए विपक्ष ने राजनीति में प्रचलित वैध अवैध सभी पैंतरे आजमा लिए, लेकिन वो अपने शब्दों पर अटल था, अपने आप से की गई प्रतिज्ञा पर अटल था। काल के कपाल पर राजनीति की स्याही से नया अध्याय लिखा जा रहा था। कोई भी पार्टी
उस वक्त सरकार ना बना सकी। अटल जी को ही 1999 में अप्रैल से अक्टूबर तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में देश का भाग्य लिखने का सौभाग्य मिला। सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। अब एक राष्ट्रवादी हृदय कब्बन की कल्पनाओं को साकार करने निर्माण के पथ पर निकल पड़ा था। 1999 में चुनाव हुए और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी आईने में दिखने वाली छवि नकार दी। उस आईने रूपी भ्रम को तोड़कर उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पथ चुना। इस दौर में भारतीय जनता पार्टी में कई मुस्लिम लोग शामिल हुए, लेकिन अटल जी के कद को भांपने वाले विरोधियों ने पार्टी की छवि हिंदूवादी आईने में ही दिखाई। संवेदनशील मुद्दों को वक्त वक्त पर हवा मिलती रही, लेकिन वो अटल जी थे जिन्होंने जन भावनाएं भड़काने की नीति का समर्थन कभी नहीं किया। अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में यकीनन उस दौर और उसके पहले के दौर के सबसे योग्य व्यक्ति रहे। शायद नेहरू जी ने अपने जीवन काल में इसलिए अटल जी के लिए ये घोषणा पहले ही कर दी थी। हाँ सच, वो अटल जी के लिए दूरदृष्टि वाली सोच ही थी, और राजनीति में भला स्थायी मित्र या शत्रु भी कहाँ होता है। अटल जी भी इस सिद्धांत को समझते थे, इसलिए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी के सामने पूरा देश एक था, देश की समस्याएं एक थी, देश के नवनिर्माण का प्रारूप एक था। वो खुद संवैधानिक मर्यादा में बंध गए। सच कहा जाए तो राष्ट्रवाद के ठोस कंक्रीट से बनी उनकी नैतिकता ने उन्हें डिगने नहीं दिया। वे देश के इतिहास में विवादास्पद प्रधानमंत्री के रूप में कभी दर्ज नहीं होना चाहते थे। शायद यही वजह भी रही कि अटल जी का अपने घनिष्ठ मित्रों से वैचारिक मतभेद रहा, लेकिन अटल जी का मान कभी कम नहीं हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है। इस दौर में घटक दलों के साथ 5 साल तक सरकार में बने रहना किसी चुनौती से कम न था, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत इन चुनौतियों के आगे बौनी साबित हुई। अटल जी ने अपने कार्यकाल में हर बड़े काम किए। सच कहा जाए तो लोकप्रिय और प्रधानमंत्री कैसे कोई बनता है, ये नई पीढ़ी के सियासतदानों को अटल जी ने ही समझाया। नरसिम्हा राव के आर्थिक सुधारों को अटल जी ने भी जारी रखा। संतुलित विदेश नीति का पालन करते हुए अटल जी ने अपनी परमाणु नीति भी स्पष्ट की। अमेरिका और उसके मित्र देशों ने पोखरण परमाणु विस्फोट पर आंखें जरूर तरेली, लेकिन ये अटल जी की औजपूर्ण आवाज का स्पष्टीकरण था, जो उन्होंने कहा कि भारत अगला परमाणु परीक्षण नहीं करेगा और परमाणु बम का उपयोग भी तभी करेगा जब उसके विरुद्ध ऐसा किया जाएगा। अटल जी ने अपने काल में कई अहम योजनाओं को शुरू किया। देश के महत्वपूर्ण शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जोड़ना शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत आगमन के साथ संबंध सुधारने की दिशा में काम हुआ। साथ ही अटल जी ने पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की रिहाई के लिए भी बिल क्लिंटन से बात की, ताकि पड़ोसी देश में प्रजातंत्र की हत्या न हो सके। अटल जी के इस साझा प्रयास से ही नवाज शरीफ की रिहाई भी संभव हो सकी। हाँ सच, कितनी पावन भावना थी। राष्ट्रवाद मन में भरकर लोकतंत्र की पूजा करने निकले उस व्यक्तित्व की शख्स से शख्सियत बने अटल जी की। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी दुखाई कभी मत। अटल जी हमेशा एक बरगद की तरह राष्ट्रवाद की छाया देने वाले वृक्ष रहे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। उनकी नैतिकता का तेज हमेशा उनके मुखमंडल की आभा बनकर दमकता रहा। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल की उपलब्धियां उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के कई देशों तक सुनाई देने लगी। भारत को पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद
पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ये प्रबल विश्वास था कि जनता उन्हें दोबारा अवसर जरूर देगी। लेकिन चमकदार भारत यानी शाइनिंग इंडिया और भारत उदय यानी इंडिया राइजिंग का चुनावी नारा दिया गया। लेकिन शायद अटल जी को छोड़कर बीजेपी के दूसरे नेताओं को यह मुगालता हो गया कि एनडीए ने भारत की तस्वीर बदल दी। सरकार के संसद में सहयोगी सदस्यों ने अक्टूबर 2004 में खत्म होने वाला कार्यकाल जल्दी खत्म करा लिया और फिर जल्दी चुनाव का फायदा उठाने की कोशिश की। अप्रैल मई में चुनाव हुए, लेकिन एनडीए के सदस्यों का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। यूपीए को पूर्ण बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन राष्ट्रवादी अटल जी अपने काम में जुट गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम उन्होंने जारी रखा। अटल जी ने राष्ट्रवाद की भावना मन में संजोने वालों को खुलकर जीने का हक दिया, उन्हें देश की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अटल जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और वे अपने मन में झनकने वाले तारों को झालापट से उतार बैठे। अटल जी अब अकेले होते हैं, लेकिन चर्चा और उदाहरण में सबके बीच जगह बनाते हैं। वो शख्स से शख्सियत बने, लेकिन उनका सफर जारी रहा। वो आगे बढ़ते गए और देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें उनके घर जाकर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। कवि भी नहीं हूं, मैं अपने को कवि का भूत कहता हूं। भूत भी जग जाता है, फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं अगर लिखता रहता तो शायद कवि हो जाता। अटल जी प्रधानमंत्री के पद पर हों या फिर नेता प्रतिपक्ष के पद पर, वो हमेशा अटल जी ही रहे। उनका व्यक्तित्व जैसा बाहर से दिखता रहा, वो अंदर से भी वैसे ही रहे। वाकई बात देश की हो या क्रांतिकारी गतिविधियों की या अटल जी की अपनी ही कविताओं की, अटल जी की बराबरी कोई नहीं कर सका और ना कभी कोई कर सकेगा। सचमुच कितना ऊंचा कद है उनका, शारीरिक कदकाठी कितनी सामान्य, लेकिन इस हाड़ मांस के शरीर में रहने वाली वो आत्मा कितनी पवित्र है, कितनी आकर्षक है, कितनी दूरदृष्टि से भरी है। ऐसे व्यक्तित्व को भला कोई क्या सम्मान दे। उनके कद के आगे तो सम्मान भी छोटे पड़ने लगे। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, ही बुरा बात। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, आए जिसकी हिम्मत है। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे गगन में